कबूतर है, गोरैया है, मोर है, ऐसे तमाम कई प्रकार के आप देखिएगा। ये पक्षियों में क्या है, विविधता पाई जाती है। अगर आप मुर्गा में ही चले जाइएगा तो मुर्गा में कई प्रकार की विविधता है। अगर आप मोर में चले जाइएगा तो कहीं कहीं ब्लू मोर तो कहीं उजला मोर, कहीं अलग अलग विविधता पाया जाता है। अगर और कई जगह पर आप जाते हैं तो हर जगह आपको अलग अलग क्या विविधता पाई जाती है। यानी इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि हमारा जो धरती है वो जैव विविधता का क्या है, भंडार है, एकदम भरा पड़ा है जैव विविधता से। यानी जीवों की खूब विविधता इसमें है और एक ही प्रकार का नहीं है, अनेकों प्रकार की विविधता इसमें पाई जाती है। आगे देखिएगा, जैव विविधता ये आम है। आम में भी कई प्रकार के वेराइटी पाए जाते हैं। कोई दशहरा आम है, कोई लंगड़ा आम है, कोई मालदा आम है, कोई आम्रपाली आम है। ऐसे करके कई 1000 से ऊपर का सिर्फ आम पाया जाता है, ये सोच लीजिए। तो हर देखिए, खाली हम बोले पेड़ पौधा नहीं, अगर एक कोई पार्टिकुलर हम कोई चीज लेते हैं तो उसमें भी काफी विविधता पाई जाती है। इसी का नाम है जैव विविधता। अब देखिए, जैव विविधता को और बढ़िया समझने के लिए यहाँ एक फोटो दिया गया है रोजेन का, WG रोजेन। देखिएगा, जैव विविधता का सबसे पहला प्रयोग हालांकि नार्से नामक एक वैज्ञानिक ने किया था और मैकमैनस ने किया था। लेकिन अगर किसी का नाम आता है जैव विविधता में सबसे पहला प्रयोग करने का तो मक्खियों कम डिस्टर्ब नहीं करता है। दूसरा जगह नहीं मिलता है, धधाना ये लोग बोची हुई है जिरी को हवा बैठ जाता है नहीं। देखिए, तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नार्से और मैकमैनस नाम का एक व्यक्ति था, उसने किया था 1980 में। हालांकि उस पर बहुत कुछ ज्यादा शोध नहीं हो पाया था। फिर 1985 में WG रोजेन, यहाँ गलती लिखा हुआ WG रोजेन नाम का जो व्यक्ति है, इसने इसका नाम कर दिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहले था नाम क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और बायोलॉजिकल से जिकल हटा दिया, रख दिया बायो। जैसे बायोलॉजिकल अगर लिखिएगा तो बायोलॉजिकल होगा नहीं होगा, तो यहां से लॉजिकल इसने क्या किया, हटा दिया। किसने हटाया, WG रोजेन ने हटाया और उसका नाम रख दिया बायोडाइवर्सिटी। हालांकि इसका अगर क्रेडिट जाता है किसी का तो एडवर्ड विल्सन को जाता है। 1985 में फाइनली उसी ने यह तय किया कि जैव विविधता शब्द का, अगर जैव विविधता के जनक की बात आएगा तो हमेशा नाम रखेंगे एडवर्ड विल्सन का। किसका नाम रखेंगे, एडवर्ड विल्सन का नाम रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब आगे देखिएगा, जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। यानी हमारे यहाँ कुछ है तो आपके यहाँ कुछ होगा। विश्व में 20,000 से ज्यादा ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या बोलते हैं, ये जो फूल होते हैं ना, एक प्रकार के, ये ऑर्चिड में आते हैं, ठीक है। और कह रहा है तथा चींटियां की जातियां 20,000 से अधिक। उसके बाद कह रहा 28,000 से अधिक जो है मछली की प्रजातियां हैं। मछली में भी आप देख लीजिएगा, रोहू है, कतला है, मांगुर है, गरई है, पोठिया है, चेलवा है, नहीं ऐसे करके कितना मछली पाया जाता है। जासर भी आता है, बहुत प्रकार की मछलियां हैं। 28,000 प्रकार की मछली हमारे यहाँ पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं 30,000 से अधिक बीटल, बीटल को हम भृंग कहते हैं, भृंग की जातियां पाई जाती है। 10 मिनट करवा लेंगे। 30,000 से अधिक क्या पाया जाता है, बीटल। अब बीटल क्या है, इस प्रकार के जो कीड़े आप देखते हैं इसी का नाम क्या है, बीटल है। बस समझ में आया। तो ये हो गया कितना, 20,000 से ज्यादा क्या, इस प्रकार के फूल, जो कि फूल नहीं ऐसे ही नॉर्मली जहां तहां उग जाता है। उसके बाद आपका चींटियों की भी 20,000 से ज्यादा जातियां देख लीजिए। काला रहता है, छोटा रहता है, तो बड़ा रहता है, एगो खोटवा रहता है ना, और काट लेगा तो भंगोर लेगा वो।
खून तो उतर लटक जाएगा ना, एकदम रोवा देता है। अब बच्चा उच्चा में आप लोग को भी काटा होगा नहीं, सुतल उतल रहे और धर लिया कस के हाथा में गोड़ा में धर लेता है ने, छोड़ता नहीं है, क्योंकि तो बच्चा का जो त्वचा होता है बहुत कोमल होता है, वो काटेगा ने तो खून निकाल देता है। अब सबको काटा, हम लोग को भी काटा है, याद है बचपन में हम लोग को सबको काटता है। और जो ललका होता है ना बड़ी खतरनाक होता है, या करके जो बड़का है वो जल्दी काटता नहीं, लेकिन काटेगा तो खून निकाल देगा, बहुत डेंजर होता है। और चींटियों के डंक में भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है, इसलिए चींटियों के काटने से थोड़ा हम लोग को लहर अनुभव होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे थोड़ा सा जैव विविधता शब्द के जनक। अब देखिए जनक की बात आ गया, तो जनक जो है उनका नाम है एडवर्ड विल्सन। 1929-2021 में उनकी मृत्यु हुई। एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है जिन्होंने 1985 में इस शब्द का सबसे पहले क्या किया, प्रयोग किया। देखो कई लोग आए बोले लेकिन उस चीज को साबित नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली किसी व्यक्ति ने जिस चीज को बोला और उसको प्रूव किया जैव विविधता के बारे में, वो व्यक्ति का नाम था एडवर्ड विल्सन। सबसे पहला व्यक्ति, अगर जनक जब भी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्ड विल्सन की बात करेंगे कि जैव विविधता का जनक वही है और वही बहुत कुछ रिसर्च किए हैं और बताए हैं जैव विविधता के बारे में। मिट गया क्या हो जो बनाए थे, अच्छा बैग हुआ नहीं तो मिट गया। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत बोलिए। जैव विविधता समझ में आ गया कि जीवों में पाई जाने वाली अलग अलग क्या है, विविधता है, उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता में जंतु और पादप और मछलियां, जितने प्रकार के जीव जंतु आते हैं पादप मिलाकर, उन सब के लिए जैव विविधता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और जैव विविधता हर जगह क्या है, अलग अलग है। जैव विविधता का जनक एडवर्ड विल्सन को कहा गया है और जैव विविधता होना भी चाहिए और उसको बचाने का जो उपाय है उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं। अब थोड़ा सा आप आगे देखिएगा, आपको बताते हैं। जैसे अगर हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा इसी प्रकार का गोल होता है, तो ठीक से बना रहे हैं, शेप में ले लेते हैं थोड़ा, क्या शेप में आ जाता हुआ। चलिए अब देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन गई है। इस लाइन को अगर हम बात करें, इस लाइन का नाम, इसको हम जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जीरो लाइन। और इस जीरो लाइन को हम नाम जानते हैं भूमध्य रेखा से। क्या जानते हैं जी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नाम से हम जानते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसको इसलिए बता रहे हैं कि इससे कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपको आएंगे, इसको समझ लीजिएगा, तो ज्योग्राफी वगैरह भी अगर इन फ्यूचर पढ़िएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पृथ्वी का ये हमारा एक नमूना है, ये पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी का एक नमूना है। इस तरह का हमारा पृथ्वी होता है, जिसका ऊपरी भाग क्या होता है, यन यानी नॉर्थ होता है, निचला भाग जो होता है यस यानी साउथ होता है। इस भाग को हम ईस्ट कहते हैं और इस भाग को हम वेस्ट कहते हैं। इतना तो पता है सबको। अब यहाँ पर जो एक रेखा बीचों बीच गई है, इसे हम जीरो लाइन कहते हैं और जीरो लाइन को हम दूसरे तौर पर भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री का एक रेखा गया है और ठीक इस लाइन के नीचे 23.5 डिग्री पर फिर एक रेखा गया है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पर दोनों रेखाएं हैं, 23.5 डिग्री पर। और इन रेखाओं को हम कहते हैं भैया कर्क रेखा और क्या कहते हैं, मध्य रेखा। जो इक्वेटर लाइन, अंग्रेजी में इसको इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जो नीचे होता है उसे हम कहते हैं मकर रेखा। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, अगर पूछेगा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो भैया इसी वाले डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, ये मान लीजिए। अगर पूछेगा कि जैव विविधता ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहाँ है,
तो भैया वो कर्क और मकर रेखा के बीच में। और वो ऐसा है क्यों, इस बात को समझिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो आप देखिएगा सूर्य का प्रकाश कैसे पड़ता है। देखिए ये हम सूर्य बना दिए थोड़ा सा। अब इस सूर्य का हमारा अगर किरण पड़ेगा तो इसका बहुत ज्यादा रे, इसका इस पार्ट ले लो और इसका ये पार्ट ले लो, इससे ज्यादा तो पार्ट नहीं होगा इसका। अब इस पार्ट से अगर किरण सीधा सीधी भी गया तो यहां तक जाएगा, और इसका अगर सीधा सीधी भी गया, रे यार क्या है तो बोल रहा है इसको। मक्खी जो है ना, भगवान मक्खी नहीं बनाता, बाकी सब्जी बनाता। इस पार्ट से यहां तक गया और इस पार्ट से यहां तक गया। अब ये बताओ कि क्या ये रेखा जो है सूर्य की किरण जो आएगी यहां से आ रही नहीं आ रही, और कहां तक आ रही है, इस पार्ट से लेकर और इस पार्ट बस। और भैया जीवन वही है जहां सूर्य की रेखा पहुंचेगी। जहां सूर्य की रेखा ही नहीं पहुंचेगी वहां ना तो प्रकाश संश्लेषण होगा, ना पौधे जन्म लेंगे, और ना ही फल फूल देंगे, ना जीव जंतु उस पर आश्रित रहेंगे। तो सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पहुंचता है। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा जीवों की जो विविधता पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, कर्क और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसके ठीक इस प्रकार से एक रेखा हम खींचते हैं, ठीक इसके ऊपर भी ऐसे ही रेखा चली जाती है, ठीक है, और इसके ठीक भी ऐसे ही रेखा खींची जाती है, जिसे हम ग्लोब पर ऐसी रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। लेकिन दिखाई 181 नहीं है, क्योंकि जो इस लाइन पर खींचा जाएगा वो समझ में नहीं आएगा, इस बिंदु पर जो खींचा जाएगा वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए दो रेखा जब घट गया तो आपको कहीं कहीं 179 देगा और कहीं कहीं 181 भी देता है। 181 इस पॉइंट को जोड़ कर दिया जाता है, और 179 दोनों पॉइंट पर अगर हम रेखा खींचेंगे भी तो पता नहीं चलेगा, पॉइंट पर क्या पता चलेगा। इसीलिए उन दोनों रेखाओं को हटा दिया जाए तो इसको हम 179 अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ऐसी रेखाओं पर हम, जैसे ये पूरब से कहा गया पश्चिम, या पश्चिम से कहा गया पूरब, तो ऐसी रेखाओं को ग्लोब पर हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार की अगर हम रेखाओं की बात करें, एक रेखा ऐसी खींची जाती है, ठीक है, आगे। अब इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम है जी? देशांतर रेखा। अब सवाल ये आएगा कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर का काम क्या है। उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज और जानेंगे। ग्लोब के बीचों बीच इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक ऐसी काल्पनिक रेखा माना गया है जिसको हम लोग GMT कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच टाइम। हमारा टाइम बताने का काम देशांतर रेखा करता है, और लोकेशन बताने का काम कौन करता है? अक्षांश रेखा। जैसे आप अपने मोबाइल से लोकेशन बताते हैं, तो लोकेशन में देखिएगा आपको अक्षांश रेखा के बारे में बताएगा। अक्षांश रेखा हमारे स्थिति के बारे में बताते हैं, जबकि समय बताने वाले को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। दोनों का अलग अलग वर्क है, ये जान जाइएगा। अक्षांश का काम क्या है भैया, और देशांतर का काम क्या है? समय बताना। और देशांतर हमारा कितना होता है? 360। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा अक्षांश और देशांतर हो गया। यह हमारा नॉर्थ पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? साउथ पार्ट हो गया। अब देखिए वर्ल्ड के ग्लोब में अगर आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड के ग्लोब में ये यहां तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा कोई अगर भाग जहां जैव विविधता पाया जाता है वो कहां से कहां तक पाया जाता है? कर्क से मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। इसके ऊपर का एक भाग अगर ले लो, यहां से यहां तक मान ले लेते हैं, और इसके नीचे का एक भाग यहां से ले लो, ये दोनों ही भाग 66.5 डिग्री पर होता है। कितना पर होता है जी? 66.5 डिग्री पर होता है। और इसके ये वाला जो भाग है इस सूर्य से देखो काफी दूरी पर है, नहीं दूरी पर है, और जो क्षेत्र सूर्य से जितना दूर पर होगा, नींद आ लो थोड़ा, अब कभी नहीं, आधा घंटा नहीं होगा नींद आ। और ये वाला भाग अगर देखिएगा तो दूरी पर है,
सूर्य का प्रकाश उन जगहों पर बहुत देर से या नहीं के बराबर पहुंचता है। बात समझिएगा। इसीलिए ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि ये ठंडा होता है, इसीलिए ठंडे जगह को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक इसी प्रकार का नीचे भी तो सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रहा है, तो इनको भी आप जब भूगोल में पढ़ते होंगे तो उसे हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। बात समझ में आई? अगर पूछेगा शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, तो जिन भागों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, दूसरे नक्शा से इसको समझते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारा है, ये तो बीच वाला एक लाइन हो गया, और एक ऊपर का हो गया, और एक नीचे का हो गया। इसके अलावा भी एक रेखा 66.5 डिग्री पर, और इसके अलावा भी एक रेखा जो है वो कितना पर है, 66.5 डिग्री पर। हटो नहीं यार, दोनों 66.5 डिग्री पर। बात समझिएगा। अब ये वाला जो भाग है हमारा, ये वाला जो भाग है, इस भाग को, ये भाग यहां से सूर्य की रोशनी जब पड़ेगी तो बस यहीं तक पड़ेगी। इस भाग पर तो जाएगा नहीं, तो भाग हो गया ठंडा, तो ठंडे वाले क्षेत्र को कहेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये भी भाग सूर्य का रोशनी यहां से पहुंचेगा नहीं जल्दी, तो इस भाग को भी हम कह देंगे भैया शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब तुम देखो, ये हो गया कर्क और ये हो गया मकर। यहाँ पर तो भैया सूरज की रोशनी है, गर्मी है, और गर्मी को हम शुद्ध हिंदी में उष्ण भी कहते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को हम भूगोल में इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं जी? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप लोग अभी तक 9वां 10वां में पढ़े होंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, और एक और क्षेत्र होता है। अब देखिए, ये वाला भाग बच गया, नहीं बच गया जी? ये वाला भाग बचा ना हो, और ये वाला भाग बचा ना 66.5 डिग्री वाला, तो ये सूर्य के थोड़ा सा करीब है, रोशनी के करीब है, और ये भी सूर्य के रोशनी के थोड़ा क्या है, करीब है। और ये करीब किसके है? शीत क्षेत्र के भी करीब है, यानी यहाँ ठंडा भी होगा और गर्मी भी। तो इसको नाम रख दिया क्या चीज? शीतोष्ण। क्या नाम रख दिया? शीतोष्ण। मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा भी है और गर्मी भी है। ये बात समझ में आ गई कि अगर हमको कोई पूछे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं वो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। जहां सबसे कम जैव विविधता पाए जाने वाला क्षेत्र हमारा कौन है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र, जो ऊपर में है, और 66.5 डिग्री और कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग है उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये बात समझ में आ गया। अब अगले नक्शा से हम समझेंगे कि आखिर जो ये भारत है, अगर हम भारत को पूरे विश्व के ग्लोब पर देखिएगा, तो हम पहले बोले यहाँ बीच से एक रेखा है, अगर इसको 4 भाग में आप बांट दीजिए तो ये कौन हो गया? नॉर्थ। ये कौन हो गया? इसके बाद इधर कौन सी हो जाएगा? इधर कौन सी हो जाएगी? और अगर पूछेगा कि पृथ्वी पर भारत कहाँ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा ये वर्ल्ड ग्लोब, इसको मानो वर्ल्ड ग्लोब, दुनिया का नक्शा। दुनिया का नक्शा तो इसी प्रकार है, गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। हम सब पृथ्वी पर, तो पृथ्वी के हम किस भाग पर हैं ये भी जानना जरूरी है। तो हमारा जो भाग है, इस भाग को अगर हम ग्लोब भी मानते हैं, और इस बीच वाले लाइन को इक्वेटर लाइन भी मान लो, जीरो लाइन नहीं मान सकते हैं। इसके ऊपर का जो भाग हमारा क्या हो गया? कर्क रेखा। एक नीचे चला गया, वो क्या हो गया? मकर रेखा। यहां तक तो समझ में आया था बात। अब आपका जो पृथ्वी है वो जानिए, वो यहाँ कर्क रेखा को टच करती है यहां से, और यहां से बनते हुए और यहीं से समाप्त हो जाती है, वो मकर रेखा को भी टच नहीं करती। यानी अगर हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी ये कौन से भाग में है भैया? आप गौर कीजिए तो। हाँ, मैंने भारत कौन से भाग में है? कौन सा भाग बताओ? नॉर्थ और ईस्ट। इसी उत्तर और पूर्व में हमारा जो पृथ्वी है वो नॉर्थ और ईस्ट भाग में है। अगर और भी बात करेंगे तो भारत कहाँ है? हमारा उत्तरी गोलार्ध में।
इसमें है जी उत्तरी, नॉर्थ हमारा है ना उत्तर, उत्तरी में हमारा ये सब पाया जाता है। इसलिए हमारा पृथ्वी अगर पूछेगा किस गोलार्ध, हमारा भारत पूछेगा पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, तो भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, गोलार्ध में है। और अगर और भी ज्यादा लोकेशन पूछ ले कि किस भाग में है और ज्यादा, तो हम बोलेंगे पृथ्वी, भारत जो है पृथ्वी के नॉर्थ और ईस्ट में क्या किया जाता है, पाया जाता है। इससे कई ऑब्जेक्टिव आपको आएगा कि भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में है, कहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है, दे देगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दे देगा समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दे देगा शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फिर से एक बात समझ लीजिए थोड़ा सा, अगले वीडियो में फिर और ज्यादा बताएंगे, आज पूरा पीपीटी बन नहीं पाया, ठीक है। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ, जीवों में पाए जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता। और जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार हमारा क्या है, पृथ्वी है। और जैव विविधता हर जीवों में अलग अलग प्रकार का है, आम में कुछ है, लीची में कुछ है, अमरूद में कुछ है, जानवरों में कुछ है, मछली में कुछ है, ऐसे करके बहुत प्रकार के जैव विविधता पाए जाते हैं। जैव विविधता के जनक किनको कहा गया भैया, एडवर्ड विल्सन को कहा गया। 1985 में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। हालांकि इसका प्रयोग नार्से और मैकमैनस ने भी किया था। WG रोजेन ने भी इसके बारे में बताया था कि, लेकिन उसने नाम को चेंज किया था। WG रोजेन ने क्या किया था, नाम को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बायोडाइवर्सिटी उन्होंने किया था। और फिर हम लोगों ने पढ़े कि पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम नॉर्थ और निचले भाग को साउथ, और सबसे ज्यादा अगर जैव विविधता कहीं है तो वो कर्क और मकर रेखा के बीच है। तो दिक्कत बोलिए, तो रिकॉर्डिंग वो नहीं हो रहा था।